Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 को। और चैप्टर नंबर 11 का जो सेकेंड टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, आज हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक फॉर्म में ट्रैप हो रही है और दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रही है। यानी इस प्रोसेस में जो है, इस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ओवरऑल इसमें यूँ होता है कि एक फॉर्म में एनर्जी ट्रैप हो रही है और दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। The ultimate energy source for most living things is sunlight, and that the organisms that transform the light energy into chemical energy are primarily the plants. ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कुछ लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे, सही है। और सनलाइट को जो है फिर ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देंगे। जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो है इसका जो मेन जो हम कहें कि जो मेन बॉडी है, जिस बॉडी में सब कुछ हो रहा है तो वो प्लांट बॉडी होती है। इन प्लांट्स में जो है ये सब कुछ हो रहा होता है। पौधा तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में भी होता है और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो अमाउंट में जो एनर्जी बनती है वो प्लांट्स में ही बनेगी। Algae and some photosynthetic bacteria also perform this transformation। यहाँ पे ही बात रिपीट की गई है कि जो एल्गी और कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इनमें भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। The process by which this transformation is carried out is called photosynthesis। यानी वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रोड्यूस। यानी फोटो का मतलब लाइट है और सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज का बनना। ऑन द बेसिस ऑफ इन प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस इज called as the formation of carbon containing compound from carbon dioxide and water by eliminating green cells, water and oxygen being the byproducts। ये जो फोटोसिंथेसिस है, अगर उसके इन प्रोडक्ट के बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो है इसमें फॉर्मेशन हो रही है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है। और ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कैसे बन रहे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से मिल के बने हुए होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मिलेगा हवा में से, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जो एलिमिनेट होते हैं ग्रीन सेल से, ठीक है। और वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। यानी जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा उतना वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। आप फार्मूला भी देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज का फार्मूला है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ से ऑक्सीजन और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से रिलीज होंगे। In terms of energy, we can define that the photosynthesis is a metabolic process during which light energy is converted into chemical food energy in the presence of chlorophyll and electron carriers। अगर जो है एनर्जी के टर्म से अगर फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिस दौरान जो है लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल या फिर फूड एनर्जी में। और इस प्रोसेस में जो है क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के ज़रिए ही ट्रैप होती है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का यहाँ पे होना ज़रूरी है। यानी इस तरह से हम एक तरह से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, और इनकी मौजूदगी में जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है फूड या फिर केमिकल एनर्जी में। Now photosynthesis may be defined as biochemical anabolic process during which simple carbohydrates are manufactured from carbon dioxide and water in chlorophyllous cells and in presence of sunlight।
O2 is given out by as byproduct। फोटोसिंथेसिस की जो है एक और डेफिनेशन वो इस तरह से भी हो सकती है कि ये एक ऐसा बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी लार्ज कंपाउंड की जो है फॉर्मेशन हो रही है या फिर बड़े कंपाउंड की जो है फॉर्मेशन इसमें हो रही है, तो इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जो किसी लिविंग सिस्टम में हो रहा है, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल कहेंगे। एनाबॉलिक इसलिए क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिलस सेल में होता है, यानी ऐसे सेल में होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये पूरा प्रोसेस जो है सनलाइट की मौजूदगी में होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है जिस दौरान कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये पूरा प्रोसेस जो है क्लोरोफिलस सेल में हो रहा है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है लाइट एनर्जी मौजूद होती है। और O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से जो रिएक्टेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं और इनके नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनता है। द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइट एनर्जी। जो रिएक्टेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के वो हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी है। In the vesicular plants, water is absorbed by the root from soil and translocate up to the photosynthetic organs through xylem। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए वाटर कहाँ से आएगा। तो वाटर जो है वो क्या होगा, जो वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं इनमें वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स के थ्रू सॉइल से। सॉइल से जब ये वाटर को लेंगे तो इस वाटर को जो है इनके अपर पार्ट्स तक जो है इनके फोटोसिंथेटिक पार्ट्स स्पेशली जो लीव्स होते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है या फिर कुछ ऐसे खास टिश्यूज वहां पे मौजूद होते हैं जो क्या करेंगे, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो पहुंचाएंगे ऊपर इसके जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये पहुंचाएंगे, जिनको जाइलम कहा जाता है। यानी जाइलम जो है ये कंडक्शन करेगा वाटर के रूट से अपर पार्ट्स तक। The carbon dioxide enter into the plant from the atmosphere through the stomata present on the leaves। अगर एक लीफ के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है और इसी के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी गैस जो है वो इसी पोर के थ्रू, इसी स्टोमेटा के थ्रू वो एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर से और जो प्लांट लीव्स है वहाँ पे, या प्लांट से या फिर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसका एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी मौजूद होता है, वो इंटर होगा स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में। The source of energy is the sun. When sunlight falls on the green part of plant, the photosynthetic apparatus capture this energy as solar cells do। अब लाइट जो है वो किसी भी ग्रीन पार्ट पर पड़ती है प्लांट के, तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो इसके होते हैं, स्पेशली इनमें जो क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे होता है और इनमें मौजूद जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स वहाँ पे होते हैं, वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को ट्रैप करेंगे और फिर आगे जाके इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। In case of unicellular and multicellular organisms living in water, carbon dioxide is absorbed, which dissolve in surrounding water। अब जो है यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म जो खासकर पानी में ही रहती हैं, उनमें ये होता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व वहाँ पे होता है, वहाँ से ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे और इनमें जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में बनने वाला जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे वाटर में ही डिफ्यूज करेंगे। Similarly, the oxygen released during this process diffuse into surrounding water। ये जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इनमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाता है इनके वाटर में ही,
जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर से ही इनको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व फॉर्म में मौजूद होगा। द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट पार्ट होता है वो ग्लूकोज है। फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ग्लूकोज है। दिस इज द फंडामेंटल मटेरियल और द स्टार्टर फॉर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। ये जो है फंडामेंटल मटेरियल है या फिर ये स्टार्टर इसको हम कहेंगे जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए, यानी इनसे जो है फिर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च इट रिमेन्स इन क्लोरोप्लास्ट। अगर जो है ये एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे रिमेन्स के तौर पर वहाँ पे रहेंगे स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद जो है अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड to produce source in the cytosol and other parts are converted into oil and with nitrogen, sulfur, phosphorus. It is used in synthesis of protein and other complex organic compound. इसका जो पार्ट जो है वो यूटिलाइज जो पार्ट होता है जो सक्रोज प्रोड्यूस करेगा साइटोसोल में, और इसके जो बाकी जो पार्ट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑयल की फॉर्म में या फिर जो नाइट्रोजन सल्फर वगैरह जो हैं उनके साथ मौजूद होगा ये ऑयल की फॉर्म में, फास्फोरस वगैरह में। और इसका इस्तेमाल जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस और फिर दूसरे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं उनकी सिंथेसिस में इनका इस्तेमाल होगा। तो हम देखते भी हैं कि जो प्लांट्स हैं वो उनसे हम ऑयल ले लेते हैं, जैसे कि सनफ्लावर वगैरह हैं उनके बीज से, या फिर दूसरे जो प्लांट्स हैं इनसे जो है हम ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे ऑयल लेते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसकी यही वजह है कि इनमें जो है जो यूटिलाइज जो पार्ट होगा वो सक्रोज प्रोड्यूस करेगा साइटोसोल में, जबकि बाकी जो इसका पार्ट जो होगा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो स्टार्च है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल में, और जो कि नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस वगैरह के साथ होगा। और फिर जो है यही ये जो कन्वर्टेड जो ऑयल वगैरह हैं ये यूज़ होगा प्रोटीन्स वगैरह की या फिर दूसरे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं उनकी सिंथेसिस में। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। एज लाइट इज फ्लैश्ड ऑन मैटर इट मे बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब। अगर जो है लाइट किसी मैटर के ऊपर पड़ती है तो या तो ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगी या फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। सब्सटेंसेस इन प्लांट डेट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। वो सब्सटेंस जो प्लांट में होते हैं और ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है और तो फिर ये लाइट को क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे, जिनको पिगमेंट्स कहा जाता है। यानी पिगमेंट जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होंगे और ये जो लाइट जो है उसको विजिबल लाइट जो है इसको एब्जॉर्ब करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब हमें जो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं आमतौर पर हमें, यानी कुछ कलर जो हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं, इस तरह से डिफरेंट तरह के जो कलर्स नज़र आते हैं। असल में ये कलर्स होते इसी कलर के नहीं हैं, लेकिन इनमें जो है जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है, जिसकी बिना पर ये हमें डिफरेंट तरह के कलर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी बिना पर डिफरेंट कलर्स हमें नजर आते हैं। These pigments are most important in the conversion of light energy to chemical energy. तो ये पिगमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी में। The most important pigment required in the process are the chlorophyll, the carotenoids and फाइकोबिन पिगमेंट्स। ये जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ख़ास तौर पर ये रिक्वायर्ड होते हैं तो वो क्लोरोफिल हैं, और इनमें से जो हैं कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। जो सबसे नेसेसरी पिगमेंट है वो क्लोरोफिल हैं, तो बाकी कुछ पिगमेंट्स भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड वगैरह शामिल हैं, और फाइकोबिन पिगमेंट जो है इसमें शामिल होते हैं। तो आप मुझे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लीफ को यहाँ पर दिखाया गया है, कंपाउंड लीफ है। इसमें जो है अब लीफ में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल मौजूद होगा।
क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल इनटू फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल जो है वो अकेला काम नहीं कर रहा होता फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसके साथ जो है कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और वो आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो क्लोरोफिल का होता है, तो इसीलिए ज़्यादा इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ बाकी दूसरे मॉलिक्यूल या फिर पिगमेंट जो है वो भी मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम में। विच हैज़ लाइट गैदरिंग एंटेना कॉम्प्लेक्स, और जो फोटो सिस्टम में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एंटेना कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनको एंटेना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये क्या करेंगे, ये भी लाइट गैदरिंग करेंगे। और ये एंटेना कॉम्प्लेक्स जो है ये मुश्तमिल होता है क्लस्टर्स ऑफ फ्यू हंड्रेड क्लोरोफिल। इसमें जो है क्लोरोफिल वहाँ पे मौजूद होंगे, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी जो है वहाँ पे होगा, और इनमें जो है इनके साथ कुछ केटनाइट कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे मौजूद होंगे, जिनको एंटेना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। The number and variety of pigment molecule enable a photosystem to harvest light over a large surface than single pigment molecule। अगर जो है ये ज़्यादा फॉर्म में एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, इनकी वैरायटी जो है पिगमेंट्स की वो ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो इस तरह जो है फोटो सिस्टम में ये एबिलिटी होगी कि वो ज़्यादा अमाउंट में जो है या फिर ज़्यादा जो है लाइट जो है इसके सरफेस पे पड़ सके, और फिर जो है यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट जो है वो ट्रैप हो सकती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मॉलिक्यूल। अगर सिंगल पिगमेंट मॉलिक्यूल वहाँ पे मौजूद होगा तो इसमें जो है सन एनर्जी को वो ज़्यादा ट्रैप नहीं कर सकता। अगर जो है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पिगमेंट्स जो है वहाँ पे मौजूद होंगे तो वो आपस में मिल के ये काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो है सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी बिना पर वहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होगी। When any antenna molecule absorb a photon, the energy is transmitted from pigment molecule to pigment molecule until it reach a particular chlorophyll A, which is structurally same to other chlorophyll molecule but located in the region of photosystem called reaction center, where the first light driven chemical reaction of photosynthesis occur। अच्छा, जब जो एंटेना मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेंगे, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से एनर्जी को क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे, वहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे ये एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के मॉलिक्यूल तक, और इसी तरह से जो है ये पिगमेंट्स जो है एनर्जी को आगे पास करते चले जाएंगे। और एक स्पेशल जो पार्टिकुलर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल ए कहा जाता है, वहाँ तक इसकी रसाई करेंगे। इसकी रसाई करने के बाद जो है वहाँ पे जाके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो ये स्पेशल जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, वो स्ट्रक्चरली तो सेम होता है बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के उनसे सेम तो होता है, लेकिन इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। यानी ये जिस जगह पे मौजूद होता है वो जगह ख़ास जगह होती है जिसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। यानी ये जो है ये फोटोसिस्टम का जो रीजन होता है जहाँ पे ये रिएक्शन जो है स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस का, या फिर वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो उस जगह को कहेंगे रिएक्शन सेंटर। और ये जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस का, जो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा होता है वो पूरा का पूरा जो है इसी रिएक्शन सेंटर में हो रहा होता है। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, फिर इसी तरह से जो लाइट एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो तमाम पिगमेंट जो है वो आपस में मिल के काम करेंगे, तो इन सब को जो है मिला के एंटेना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फोटॉन्स जो हैं इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक से दूसरे में। ये जो ब्लैक एरोस यहाँ पे दिखाए गए हैं आप देख सकते, स्ट्रक्चरल तमाम जो यहाँ पे दिखाए गए हैं पिगमेंट या एंटेना पिगमेंट जिनको हम कहते हैं ये सब सेम है। लेकिन आप देखिए जो डार्क ग्रीन में दिखाया गया है तो ये असल में ये क्या है, ये यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है और ये क्लोरोफिल है यहाँ पे। और फिर क्या है, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। The chloroplast also has a family of keratinoids which are in various shades of yellow and orange। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें भी केराटिनॉइड्स की फैमिलीज इसके साथ होती हैं, इनके साथ भी। और इनमें ये होता है कि इसमें वेरियस शेड्स इनके होते हैं, वेरियस कलर्स इनके होते हैं कि जैसे कि येलो होगा या फिर ऑरेंज वगैरह इसके साथ होते हैं।
These are present in the thylakoid membrane along with two kinds of chlorophyll. ये जो है मौजूद होंगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में और इनके साथ जो हैं दो तरह के क्लोरोफिल इनके साथ होंगे. Carotenoids can absorb wavelength of light that chlorophyll cannot absorb and transfer to chlorophyll A. Carotenoids जो है वो मेन फंक्शन का यही होता है कि ये ऐसे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और फिर ये क्या करेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्लोरोफिल ए तक. पहले ये एब्जॉर्ब करेंगे, कैरोटेनॉइड जो है वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्लोरोफिल ए में. ऑन द अदर साइड एक्सेसिव लाइट कैन डैमेज क्लोरोफिल. अब ये होता है कि कुछ जो लाइट जो है वो ऐसी होती है जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जाके क्लोरोफिल को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए कैरोटेनॉइड्स पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा. इस तरह से जो एनर्जी है फिर वो ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो डैमेज होगा, तो ये काम जो है कैरोटेनॉइड करेगा. Instead of transmitting energy to chlorophyll, some carotenoids can accept energy from chlorophyll, thus providing a function as photoreception. अच्छा, ये जो फोटोरिसेप्शन ये इसमें जो है कुछ ऐसे कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो एनर्जी क्लोरोफिल जो है अपने पास नहीं रख सकता, या ऐसी एनर्जी जिनके लिए क्लोरोफिल में कोई जगह नहीं है या वो रखेंगे तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, तो इनके लिए जो है एनर्जी को अपने पास रखना मुश्किल हो जाता है. तो कुछ ऐसे कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो एनर्जी को अपने पास रखते हैं क्लोरोफिल से लेके, जिनको फोटो रिसेप्शन कहा जाता है. एविडेंसेस फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये बॉक्स में दी गई है आपके बुक में. ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू जो बनते हैं वो इन्हीं बॉक्स में से ही बनते हैं, तो इन बुक्स को इग्नोर ना करें, इनको भी साथ साथ रीड कर लिया करें और इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी याद कर लिया करें. एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. प्लांट लुक ग्रीन एंड अदर पिगमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट बाय ग्राइंडिंग लीव्स विद एसीटोन एंड फिल्टरिंग. ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जो एफएससी में आई थिंक किया जाता है. इसमें जो ग्रीन प्लांट है उसकी लीफ को लिया जाता है, उस ग्रीन लीफ को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं और इसको इसमें जो है एसीटोन शामिल किया जाता है और फिर इसको फिल्टर किया जाता है. ये और इस पूरे प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है. द फिल्टर लुक ग्रीन, sorry, the filtered looks green, so how it comes to know that there are other 5 pigments. जो फिल्टर होता है वो फिर ग्रीन कलर का दिखाई देता है, यानी जो एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है ग्रीन लीफ को ग्राइंड करके उसमें एसीटोन शामिल करके, तो वहाँ से जो फिल्टर्ड बनेगा वो ग्रीन नज़र आएगा. तो हम कैसे पता कर लेंगे कि इसमें जो है बाकी तमाम पिगमेंट्स भी मौजूद हैं. तो क्या करेंगे, वी कैन सेपरेट दीज पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी विथ सुटेबल सॉल्वेंट. दीज पिगमेंट ट्रेवल अप बाय द पेपर एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर एंड साइज. इन दिस वे दे आर रेडियली सेपरेटेड. अब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसको यूज़ किया जाता है, एक ख़ास पेपर होता है उसको यूज़ किया जाता है. यूज़ करने के बाद जो है उसको जो है इस फिल्टर में डिप किया जाता है. उसके एक पोर्शन को एक साइड से एक एंड से उसको थोड़ा सा वहाँ पर हम डिप करेंगे. डिप करने के बाद जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा. तो हमें वहाँ पेपर पर जो है डिफरेंट तरह के पैटर्न्स, हमें कलर जो है वहाँ पे हमें नज़र आएंगे और हर कलर की जो है अपनी अलग रेंज होती है, यानी हर कोई जो है अलग अलग पॉइंट पे आके उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है. कैरोटेनॉइड xanthophyll, chlorophyll A, chlorophyll B will give orange, gray, yellow, blue, green and yellow green appearance respectively. ये जो कुछ कलर्स होते हैं जिनमें केराटिन्स होते हैं, xanthophyll वगैरह, chlorophyll A हैं, फाइलोफाइटिन हैं, फियोलोफाइटिन है या फिर क्लोरोफिल बी वगैरह जो हैं ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ग्रे, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, जो भी कलर्स वगैरह हैं ये शो कर देते हैं. क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश इन टू ए, बी, सी, डी एंड ई. क्लोरोफिल जो है इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी और फिर क्लोरोफिल ई में, यानी इसके 5 डिफरेंट जो है इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्लोरोफिल को. The empirical formula of chlorophyll molecule is C55H72O5N4
and magnesium, and that of chlorophyll B molecule is C55H70 O6 and 4 and magnesium. ये दोनों जो है आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो है इतना डिफरेंस नहीं है, ये रिजेंबल ही है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल ए जो है उसमें जो हाइड्रोजन है वो 72 है, जबकि क्लोरोफिल बी में 70 है, और ऑक्सीजन जो है क्लोरोफिल ए में 5 है जबकि क्लोरोफिल बी में 6 है। बस यही डिफरेंस है इनमें। Chlorophyll A is almost identical to chlorophyll B, but a slight structural difference between them enough to give the pigments slightly different absorption spectra and hence different color। यानी इनमें जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है इनके हाइड्रोजन और इनके ऑक्सीजन में, इसी की वजह से जो है इनमें जो एब्जॉर्प्शन वगैरह जो होती है, पिगमेंट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं स्पेक्ट्रा को, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। क्लोरोफिल ए इज ब्लूइश ग्रीन वेरियस क्लोरोफिल बी इज येलोविश ग्रीन। इसीलिए जो है क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके फार्मूला जो है इनके स्ट्रक्चर में इसीलिए डिफरेंस होती है थोड़ी सी, इसीलिए जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लूइश ग्रीन कलर देता है और क्लोरोफिल बी जो है वो येलोविश ग्रीन कलर देता है। In photosynthetic organisms, chlorophyll is accompanied by carotenoid pigments which absorb green, blue and violet wavelength and reflect red, yellow and orange। ये जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है और इनके साथ साथ कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट्स है वो भी मौजूद होंगे, जो कि एब्जॉर्ब करेंगे ग्रीन, ब्लू और वायलेट वेवलेंथ को और रिफ्लेक्ट क्या करेंगे ये रेड, येलो और ऑरेंज को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एमसीक्यूज में ये पॉइंट जो है वो आ सकता है। दे आर जनरली मास्क बाय क्लोरोफिल एंड दस टेंड टू बी unnoticed in green leaves. However, they give bright and obvious color to many non-photosynthetic plant structures. अच्छा, ये जो क्लोरोफिल के अलावा बाकी जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये आमतौर पर जो प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें दिखाई नहीं देते। शायद ये क्लोरोफिल के साथ से ये ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। क्लोरोफिल डोमिनेंट होता है या फिर ये ज़्यादा नज़र आता है इसीलिए। तो कुछ जो नॉन फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे ये जो है ज़्यादा मकदार में मौजूड होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि कैरेट के रूट में, इसके बाद डेफोडिल्स फ्लावर्स में हम देख सकते हैं, टमाटोज फ्रूट में हम देख सकते हैं और सीड वगैरह में हम इनको देख सकते हैं। दे गिव ग्लेरियस कलर टू प्लांट इन ऑटम। और ये क्या करते हैं डिफरेंट ये जो कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं ये जब ऑटम सीजन में क्लोरोफिल की मकदार वहाँ पे कम होती है या ख़त्म होती है तो ये वहाँ पे प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के कलर को वहाँ पे शो करता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।